नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के 28 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा सहित 355 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और कोरोना काल में उपचुनाव में बम्पर वोटिंग भी हुई है। लिहाजा मतदान समाप्त होने के पहले हार और जीत के दावे शुरू हो गए हैं। लगातार बीजेपी कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। कोरोना में इतनी वोटिंग होना निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि 25 के 25 गद्दार तो हारेंगे ही, जिन्होंने वोटों की सरकार को नोटिस गिराया था। कमलनाथ जी को लोग सुनने आते थे, भीड़ आती थी। और फिर जो हमारी बात है कि मंगलवार को वोटिंग हुई है, मंगलवार को रिजल्ट आएगा। हनुमान भक्त हैं कमलनाथ जी, सरकार बनी कमलनाथ जी। आपने देखा कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने अपार उत्साह दिखाया और जो चुनाव का ट्रेंड जो दिखता है, ये भारतीय जनता पार्टी 2800 विधानसभाओं में ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल करेगी। तो आपको बता दें कि दावे अपने अपने किए जा रहे हैं, वादे अपने अपने किए जा रहे हैं। दरअसल यदि हम यहां पर बात करें तो वक्त है बदलाव के नारे के साथ 2018 विधानसभा चुनाव का समीकरण एक बार फिर दोहराने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन वहीं यदि दूसरी ओर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के दिग्गजों का ये मानना है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से 15 साल बीजेपी का शासन रहा, कुछ वही परिपाटी एक बार फिर हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे खास बात ये सामने आ रही है कि कोरोना काल में भी वोटिंग इस दौरान जमकर हुई है और सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि इस बम्पर वोटिंग के क्या मायने निकाले जाएं। मुद्दों की यदि हम यहां पर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे रहे जो कि इस चुनाव में हावी रहे, लेकिन खास तौर पर व्यक्तिगत बयानबाजी के साथ ही बिकाऊ टिकाऊ गद्दार वफादार इन तमाम आरोपों के बीच जमकर वोटिंग हुई है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस वोटिंग के क्या मायने हैं। तो कोरोना काल में जमकर वोटिंग हुई है और अब देखना होगा कि ये वोटिंग आने वाले वक्त में किसका साथ देगी और 10 नवंबर को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर दिवाली कौन सी पार्टी की मनने वाली है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो दल बदल का मुद्दा एक गर्माता मुद्दा रहा। हालांकि यदि बात यहाँ कांग्रेस की ना सिर्फ बीजेपी की जाए तो दोनों ही दलों के द्वारा एक दूसरे के जो पिछले चुनावों में प्रत्याशी थे वो दल बदल करते हुए नजर आए, लेकिन अब उसके बावजूद भी एक जमकर वोटिंग यहां पर हुई है और देखना होगा कि जिन माननीयों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है आखिर उनकी किस्मत क्या रंग दिखाती है। और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे जिसमें यह साफ हो जाएगा। लेकिन बात यदि यहाँ सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की जाए तो उनका साफ तौर पर यह मानना है कि भारी बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर चुनाव जीतने वाली है। वहीं दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का ये कहना है कि दल बदल हुआ है जिसके कारण एक बड़ी वोटिंग हमें देखने को मिली है और कहा यह जा रहा है कि ज्यादा वोटिंग का अर्थ है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। और आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एमपी उपचुनाव के दंगल में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या भाजपा सत्ता में रहेगी या वक्त है बदलाव के नारे के साथ जो 2018 में समीकरण बदला था और कांग्रेस सत्ता में आई थी, जनता किसका साथ देगी। लेकिन मेरा सीधा सवाल यह है, तकरीबन 69 से भी ज्यादा फीसदी वोटिंग हुई है, ज्यादा वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए सुनील, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान तो हो गया है। नेताओं का भविष्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है और अब परिणाम आएंगे 10 तारीख को। यानी 10 तारीख को ये पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किस नेता को अपना जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है और उनको आशीर्वाद देकर सदन पहुंचाया है या किसको घर पहुंचाया है।
लेकिन मतदान के बाद अब जीत के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है बम्पर वोटिंग को लेकर कि ये वोटिंग सत्ता के विरुद्ध हुई है, लेकिन बीजेपी इस बात को कह रही है कि ये सत्ता के साथ वोटिंग हुई है। यानी ये बम्पर जिस तरह से वोटिंग हुई है 69% से ज्यादा जो है इस बार मतदान हुआ है, तो यही कहा जा रहा है कि जो वोटिंग हुई है वो हमारे पक्ष में हुई है। अपनी अपनी पीठ थपथपाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 10 तारीख को परिणाम सबके सामने होंगे कि किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ सभाएं कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार करते हुए नजर आ रहे थे, अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे थे और ये बात जरूर कहते नजर आ रहे हैं। अब भी कांग्रेस और बीजेपी के नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, कि हमने अपनी बात को, अपने वचनों को, जो अपने काम किए थे उनको जनता के सामने पेश किया है और जनता ने हमारे पक्ष में वोट किया है। तो वैसे आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी कहते नजर आए कि जिस तरह से वोटिंग हुई है ये जो है दल बदल को लेकर और कोरोना संकट काल में इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग, बिल्कुल आमिर, मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं। बात यदि हम कोरोना काल की करें तो देखा गया वैश्विक महामारी अपना असर दिखाती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम सावधानियों के साथ, तमाम यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यवस्थाएं की गई थी, उसके बावजूद भी लगातार वोटिंग ज्यादा देखने को मिली। क्या यह माना जाए, जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिकाऊ टिकाऊ और वफादार गद्दार की बातें भी कांग्रेस के द्वारा मतदाताओं के बीच रखी गई है, तो क्या यह माना जाए जिस तरह से वोटिंग का परसेंट बढ़ा है, एक ये भी बड़ा इंपैक्ट रहा? देखिए, यही बात की जा रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक हैं पीसी शर्मा, वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनता ने इस बात मन बना लिया था कि बिकाऊ को जो है हराना है और टिकाऊ को मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है, टिकाऊ की सरकार बनाना है। इसलिए जो है जनता कोरोना संकट काल में भी अपने घर से निकली और वोट करने के लिए पहुंची है। और जिस तरह से ये सीधा आरोप उन्होंने लगाया है कि चुनी हुई जनता के वोट की सरकार को जिन लोगों ने, 25 लोगों ने नोटों के दम पर गिराया था, कांग्रेस ने, जनता ने मन बनाया उनको हराने का, इसलिए अब वोट किया गया है। साथ में यह भी दावा किया जा रहा है कि मंगलवार को ही जो है वोटिंग की गई है, मंगलवार को ही चुनाव के परिणाम आएंगे और हनुमान भक्त कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। ऐसे दावे जो है कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि पिछली बार जो है करवा चौथ पर झाबुआ का उपचुनाव देखने को मिला था, झाबुआ में कांग्रेस की जीत हुई थी, तो वैसे ही अब जो है उपचुनाव में झाबुआ का रंग देखने को मिलेगा। लेकिन उपचुनाव में रंग आखिर किसका देखने को मिलेगा, ये तो 10 तारीख को साफ ही हो जाएगा। मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं और बीजेपी से हिदायतुल्लाह साहब जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले फिरोज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, बंपर वोटिंग हुई है और कोरोना काल के बीच जबरदस्त लोग घर से बाहर निकले और वोटिंग की, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये कहा जा सकता है, जिस तरह से ट्रेड पंडितों के द्वारा भी कहा जा रहा था कि यदि वोटिंग ज्यादा होती है तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में? देखिए, कांग्रेस के पक्ष में पहले ही दिन से माहौल था। जनता जो है ये जो बिके हुए और गद्दार विधायक थे इनके खिलाफ थी जनता। आपने देखा होगा, इनको तो है ना बीच चुनाव में ही लोग धक्का दे रहे थे, कोई कीचड़ में दौड़ा रहा था, कोई उनको घर में नहीं घुसने दे रहा था, तो कोई लोग गांव में नहीं आने दे रहे थे। तो लोगों का आक्रोश जो था, लोगों का आक्रोश इस बिकी हुई राजनीति, लोकतंत्र की हत्या जो की है उसको लेकर था और लोगों ने अपना आक्रोश निकाल दिया। अब तो 10 तारीख को सिर्फ परिणाम देखने मिलेंगे और बीजेपी जो है चारों खाने चित मिलेगी, ये भी लोग देखेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर से किसानों का कर्जा माफी होगी, 100 रुपए की बिजली आएगी लोगों के घर में, सारी चीजें जो है वो सामने है। और भारतीय जनता पार्टी तो अपना यही नहीं तय कर पाई कि वो महाराज को आगे करे या शिवराज को आगे करे, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन जो था वो ध्वस्त हो गया था। चलिए, कैंपेन पूरा ध्वस्त हो गया ऐसा आपका मानना है, लेकिन हिदायतुल्लाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, लेकिन यदि हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के द्वारा दावे किए गए हर मंच से शिवराज और महाराज एक साथ हमें नजर आए हैं और जमकर वोटिंग भी हुई है, तकरीबन 69 से भी ज्यादा फीसदी वोटिंग हुई है। कांग्रेस का यह मानना है कि बीजेपी का कैंपेन ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ये वही बीजेपी है जिसको लेकर कहा यह जा रहा था कि यदि काम नहीं किया गया तो सत्ता में वापस आएगी बीजेपी, और महाराज को लेकर कहा गया था सड़क पर उतरना चाहो तो उतर जाओ, और कुछ वही तस्वीर सामने आई। लेकिन अब क्या हमें देखने को मिल सकता है इस बंपर वोटिंग के बाद? नहीं, एक चीज तो जरा फिरोज भाई इस बात को अच्छे से समझ ले। इन्होंने यही तय कर लेते हैं बीजेपी का कैंपेनिंग ध्वस्त हो गया, सारी चीजें हो गई, तो भैया आराम से सो क्यों आ रहे हो न्यूज चैनल पे बात करने के लिए? आराम से बढ़िया रहो। 10 तारीख के दिन आप तो अभी से अपनी गाड़ी वाड़ी सजवा के खड़ी करवा दो। कहाँ कांग्रेस कार्यालय में कि आपको जुलूस निकालना है, तय कर लो आप सब लोग। मतलब कोई चीज कुछ तो ऐसी गंभीरता से बात करो आप।
और अमूमन जितनी बम्पर वोटिंग होती है वो वर्तमान में जो सरकार जब चल रही होती है उसके पक्ष में जाते हुए दिखाई देती है। महाराज को आगे करें कि शिवराज जी को आगे करें, ये फिरोज भाई आप मत तय करो, आप क्या किसको आगे करें, ये होता है। हमारे यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, शिवराज सिंह जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हो, सभी लोग साथ में लगे थे और सभी लोग मेहनत कर रहे थे। नरोत्तम जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, लंबी फहरिस्त है क्योंकि सारे लोग काम पर उतरे हुए थे। आप क्या ले दे के बात कर लोगे तो सिर्फ कमलनाथ, सिर्फ कमलनाथ, सिर्फ कमलनाथ। दिग्विजय सिंह भी आखिरी दिनों में निकले और वो खुद स्वीकार करते निकलते हैं कि मैं जिस क्षेत्रों में जाता हूँ वहां पर हमारा जनाधार कमजोर हो जाता है, लोगों को वोट नहीं मिलते। फिर धक्का देना, मारना, भगाना, तो मेरे को तो फूल सिंह बरैया जी का वो वीडियो याद आ रहा है जब लोग छतों पे से चढ़ चढ़ के उन्हें जो चिल्ला रहे थे। तो आप इन चीजों की बहस में मत पड़े, अब परिणाम आ जाने दीजिए और परिणाम पे दिखेंगे। और ये जो बार बार आप बिकाऊ, बार बार आप गद्दार, बार बार आप बिकाऊ बोलते हैं ना भैया, इसका कोई प्रमाण पेश करिए। आप जनता है ना, आपकी इन सब बातों को सुन के पक गई है। आप जितना बोल रहे हो उतना आपके खिलाफ जाता है। कोई बिकाऊ है तो आपके पास प्रमाण है, आप कोई एफआईआर दर्ज करवाने गए, आपके पास तो बहुत सारी स्वतंत्र एजेंसियां है ना संवैधानिक, उनके पास आप गए, आप सिर्फ यहाँ पर न्यूज चैनल पे आके बोलते हो। आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन हिदायत जी मैं रोकना चाहूंगा, फिरोज जी से मैं सवाल लेना चाहूंगा। फिरोज जी, बिकाऊ टिकाऊ, गद्दार और वफादार एक यही मुद्दा रहा जो कि कांग्रेस जनता के बीच लेकर गई है। मैंने आपसे सवाल भी किया था, यदि आपको याद हो, तो क्या ये जो मुद्दा है वो जनता समझ सकी है? दूसरी ओर यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ कह दिया है कि जो चुनाव है वो इस मुद्दे पर नहीं लड़ा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की आम जनता के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है कि जिसको हमने चुना था वो कहीं ना कहीं बदल गए, दल उन्होंने बदल लिया है। ना सिर्फ बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो दल यहां पर जरूर बदला गया है। लेकिन यदि हम यहां पर कांग्रेस की बात करते हैं तो क्या यह कहा जा सकता है कि यही मुद्दा रहा जिसके चलते बम्पर वोटिंग हुई है? देखिए, हमने दोनों बातें बताई जनता को। हमने बिल्कुल स्ट्रेट एक फिक्स लाइन में अपना कैंपेन को चलाया, चेहरा सामने रखा कमलनाथ जी का कि ये आपके नेता हैं, ये मुख्यमंत्री होंगे, इन्होंने ये काम किए। हमने कर्जा माफी, शुद्ध पे युद्ध, तमाम चीजों को गिनाया। उसके बाद हमने लोगों को बताया कि हमारे आपके विधानसभा क्षेत्र में ये उम्मीदवार जीतेगा तो ये पहले से देख लीजिए कि ये काम वो करके दिखाएगा, नहीं तो इसको 2023 में जब ये चुनाव होंगे तो ये इस बात का जवाब आप ले लीजिएगा। हमने हमारे ये भी वादे किए कि हमने वचन पत्र के इतने इतने बिंदु पूरे किए और जो नहीं कर पाए वो हम आने वाली सरकार जब हमारी बनेगी 10 तारीख के बाद उसमें करेंगे। हमने बिका हुआ तो हमने बताया कि ये आपका मुद्दा है, आपका वोट बेचा गया है, तो वो बताया हमने। जनता तो हिसाब लगा के बैठी थी कि 35 करोड़ और इतने वोट डले, तो कितने हजार रुपए में एक वोट बिका है हमारा। तो ये तो सब चीजें जो है जनता के सामने है और जो है 10 तारीख को परिणाम आएंगे और वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। चलिए हिदायत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने साफ तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि जिन 28 विधानसभा सीटों पर विकास के काम किए गए वो सिर्फ इसलिए किए गए क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक था। ऐसे आरोप ना सिर्फ आज, यदि पहले की बात करूं तो ऐसे भी लगाए जा रहे हैं। क्या इसके मायने निकाले जाए? क्या सिर्फ विकास कार्य इसलिए किए गए क्योंकि उन क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं? नहीं सुनील जी, आप इनका ये झूठ सुन के पक नहीं गए कि बिकाऊ 35 करोड़ 50 करोड़, आप लोग इनको टोकते नहीं है, इतना झूठ बोल देते हैं आपके चैनल पर आके बार बार। अगर एक बार बोला है और अगली बार आए तो प्रमाण लेके आए साथ में। रोज यही बोलते हैं, महीने भर से यही बोल रहे हैं, 10 दिन से यही बोल रहे हैं, 6 महीने से यही बोल रहे हैं, लेकिन कोई इनके पास प्रमाण नहीं है, ना इनके पास, ना दिग्विजय सिंह के पास, ना कमलनाथ के पास। और आप गए हैं चुनाव में तो चुनाव में प्रश्न खड़े हुए हैं, राजनीतिक दलों के लिए प्रश्न खड़ा होता है, उससे प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ है 10 दिन में, जो राहुल गांधी ने बोला था, वीडियो सुनाई है इन्हें। अभी बोलते हैं हम फिर से माफ करेंगे, मतलब आपने माफ नहीं करा, आपने स्वीकार कर लिया कि हम आएंगे तो माफ करेंगे। बेरोजगार लोगों को भत्ता मिला है, नहीं मिला है? क्या आपने जो लाडली लक्ष्मी हमने योजना बनाई थी, आपने उसको बंद करने का काम करा है? बच्चियों की साइकिल और लैपटॉप खाने का काम करा है, वो तो ठीक है। जो गोद भराई के कार्यक्रम शिवराज जी करते थे ना, मतलब जो बच्चा भी जन्म नहीं लिया उसके साथ भी आपने पाप करने का काम करा है। पापी हो आप लोग। उसके बाद आप प्रश्न खड़ा कर रहे हो, आपके पास कोई मुद्दे नहीं थे, और जब ये प्रश्न हमने खड़े किए तो जवाब में क्या बोला आपने? आइटम। जवाब में आपने बोला कुत्ता, जवाब में आपने बोला बिकाऊ। जवाब ये होते हैं, आप बोलिए ना। 10 दिन का हम बोल रहे थे। चलिए ठीक है, लेकिन हिदायत जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, सत्ता तो आपकी है सर, सरकार आपकी है, क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? क्या आने वाले वक्त में हमें कार्रवाइयां देखने को मिल सकती कांग्रेस के ऊपर? क्यों नहीं मिलेगी? देखिए, 1-2 चीजें जो घोटाले हैं उन पे तो कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो मुद्दे हैं
जो इन्होंने झूठे मुद्दे अपने वचन पत्र में डाले थे और हमने उस समय से बोला था कि ये वादे कभी ये पूरे करने वाले नहीं है, उस पर कोई जवाब नहीं है इनके पास। ये खड़े हो जाते चले गए। एक बात फिरोज जी मुझे बताइए, मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न कर रहा हूँ, ये जो लोग आज आपकी पार्टी को छोड़ के गए हैं, जब 15 साल हमारी सरकार थी, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार थी, तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग रोड पे खड़े हुए थे और हमारे खिलाफ खड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे। ये लोग जब वापस सरकार में आने के बाद इन्हें लगा कि कमलनाथ जी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन्हें छला जा रहा है, जिन वादों को और जिन वचनों को लेकर ये सत्ता में आए इनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक माफिया राज, मध्य प्रदेश के अंदर एक गुंडा राज, मध्य प्रदेश के अंदर एक तबादला राज और जो उगाई राज शुरू कर दिया था, इन्होंने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए त्याग करने का काम करा है। अगर इन लोगों को सत्ता का इतना लोभ रहता, इतना मोह रहता, तो ये 15 साल में बीजेपी के अंदर आ चुके थे। अरे जब तुलसी सिलावट विधायक बन गए होंगे ना, तब तो आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं होंगे, तब तो आप कांग्रेस पार्टी का काम भी नहीं कर रहे होंगे। हिदायत जी, तमाम आरोप लगाए गए। फिरोज जी से कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। फिरोज जी, बड़े बड़े आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं और बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ये कह रही कि जो दल बदल की राजनीति की गई है, लोकतंत्र की हत्या बीजेपी ने की है। क्या माना जाए, जो चुनाव लड़ा गया है वो विकास के मुद्दे पर लड़ा गया है या दल बदलू के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है? क्योंकि आम जनता की यदि मैं बात करूं तो आम जनता के बीच यही एक बात पहुंचाई गई है, लेकिन आखिर आम जनता ने वोट किस पक्ष में दिया है? क्या आम जनता के ऊपर एक बार फिर ये उपचुनाव लादा नहीं गया? मुझे पूछा है आपने जी फिरोज सिद्दीकी जी, फिरोज जी आपसे। हाँ देखिए, ऐसा ही हमने तो मुद्दे पे ही लड़ा है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी थी, कभी ले आई भूखा नंगा, कभी ले आई आइटम, कभी नई नई बातें भारतीय जनता पार्टी करती रही। सर ये सारी बातें तो बीजेपी कह रही कि शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। देखिए, कोई चीज भाषणों में अगर निकल जाए और उसका हम खेद व्यक्त कर लें तो बात खत्म हो जानी चाहिए। अगर मेरी सब आप और मैं बात कर रहे हो, मेरे मुंह से आपके लिए कोई अपमानजनक शब्द निकल जाए तो मैं अगर क्षमा मांग लूं या खेद प्रकट कर लूं तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये जनता के बीच लेके पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसके पास कोई मुद्दे ही नहीं थे। वो पूरे कोरोना में कुछ कर नहीं पाए। जो लोग टेस्टिंग फ्री नहीं दे पाए वो वैक्सीन फ्री देने की बात कर रहे हैं, जो वैक्सीन आई नहीं थी अभी तक मार्केट में। और जिस तरीके की इन्होंने भी बातें की, लेकिन कांग्रेस ने हमने कभी इनकी किसी बात का हमने कोई मुद्दा नहीं बनाया। जो भी बात की हमने विकास को लेके बात की। कमलनाथ जी के आप पूरे भाषण देख लीजिए, जो चुनावी रैली के उनके भाषण है, कमलनाथ जी के भाषण को लेकर ही तो मुद्दा बना लिया गया था और वो मुद्दा बीजेपी ने इतना उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की कि अभी भी यही कहा जा रहा है कि 10 नवंबर तक वही मुद्दा सामने आएगा। नहीं, देखिए कोई मुद्दा नहीं। अब तो 10 नवंबर को कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं कह सकता कि ये फिर से कहीं घूम रहे हो या हमारे संपर्क में 4 हैं और 5 है विधायक, ये इनकी बात हो सकती है। कांग्रेस पार्टी तो जो जनादेश मिलेगा उसको सहजता से स्वीकार करेगी। सरकार बनाने का जनादेश मिलेगा तो हम सरकार बनाएंगे ही, और अगर हमको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलेगा विपक्ष में बैठेंगे। दोनों हाल में जनता की लड़ाई लड़ेंगे और विकास की बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिरोज जी मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा और इस विश्वास के पीछे का आशय समझना चाहूंगा। जो आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसके पीछे विश्वास जो सामने आया है, इसका आशय क्या है? आखिर क्या वो काम आपने 15 महीने में किए हैं जिसके चलते ये माना जाए कि जनता कांग्रेस को चुनेगी? देखिए, हमने 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए। 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को 100 रुपए में बिजली मिलती थी। हमने तो जाके लोगों से कहा कि आप 15 महीने के हमारे बिजली के बिल निकाल के देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के 7 महीने के निकाल के देख लीजिए। शुद्ध पे युद्ध चलाया। बहुत सारे काम कमलनाथ जी की सरकार ने किए हैं। लेकिन और सर, जो सारे काम कमलनाथ जी की सरकार ने किए, ऐसा आपका कहना है, वही सारे कामों को लेकर बीजेपी ये कह रही कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो गरीब के लिए चलाई गई थी उन योजनाओं को कांग्रेस ने बंद कर दिया। एक चीज का प्रमाण पैदा दे पाए, वो कहते हैं हमने संबल योजना बंद की। 27 लाख तो संबल योजना में फर्जी लोग थे। ये तो उन्होंने महेंद्र सिंह सिसोदिया जो उनके मंत्री उन्होंने ही स्वीकार किया है। फिर हमने उसकी जगह नया सवेरा योजना चलाई थी। 938 करोड़ रुपए में 1,37,000 मजदूरों को उसमें फायदा पहुंचाया था। वही योजना हमने बंद नहीं की। तो ये गलत बात है कहना कि हमने कांग्रेस की सरकार ने कोई योजना बंद की। तीर्थ दर्शन का कहते हैं, तीर्थ दर्शन के तो हमने बल्कि लक्ष्य बढ़ाए थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भिजवाया था। तो चलिए ठीक है सर, मैं रोकना चाहूंगा। हिदायत जी से जरूर यहाँ पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हिदायत जी, बार बार कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा जो योजनाएं बंद कर दी गई थी, कांग्रेस का तो ये मानना है कि उससे बेहतर योजना हम लाए थे। आप सुनील जी मेरी कुछ बातों को बहुत ईमानदारी से सुन लीजिए जी। इन्होंने बोला 27 लाख उसमें फर्जी आदमी थे।
मुझे उन 27 लोगों के नाम बता दे, सिर्फ 27 लोगों के जिनके खिलाफ फर्जी के केस आरोप इन्होंने अपने एफआईआर दर्ज करवाई हो, जिनको सजा मिली, 27। इन्होंने बोला कि हमने कन्यादान योजना की राशि 51,000 कर दी। मुझे 51 बेटियों के नाम बता दे, 51 के, तो मुझे ये 15 के भी नाम बता दे जिनको पूरे 51,000 रुपया मिल गया। इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी, मुझे 5 लोग बता दे जिससे बेरोजगारी भत्ता मिल गया था। हम लाडली लक्ष्मी के लिए बता दे कि कितनी लाडली लक्ष्मी इन्होंने बनाई थी। इनकी सरकार 15 महीने की रही, अगर 15 लाडली लक्ष्मियों के नाम अभी बता दे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पढ़े लिख के आते हैं कि हमने ये लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, हम बता रहे ना आपने बंद कराई थी, तो आप इसके हमको नाम बता दे। 15 लोगों को अगर लैपटॉप दिया हो तो वो बता दे। मेघावी छात्र योजना में आपने 10 मेघावी छात्र योजना, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की फीस भरी हो तो आप उनका नाम बता दीजिए। किसी जिले के हो, भले वो छिंदवाड़ा के हो तो भी चलेगा, आप नाम बता दीजिए। हम तो आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे, आप बोल नहीं रहे। जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उनको आपने बंद करने का काम करा, और जो किसानों के कर्जे माफ होने की बात करते हैं, आपने बोला था 2 लाख तक का किसान का कर्जा माफ होगा। कितने किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ? कितने का? 2 लाख का। ठीक है फिरोज जी, माफ करिएगा हिदायत जी, यदि हम यहाँ पर बात करें तो आरोप प्रत्यारोप तो तमाम लगाए जा रहे हैं और पिछले कुछ वक्त में हम यही देखना चाह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन मैं प्रदेश की आम जनता की यहाँ पर बात करना चाहूंगा आपसे, क्यों उपचुनाव का भार आम जनता के ऊपर डाला गया, इसका जवाब दीजिए। उपचुनाव किसने डाले जनता के ऊपर, आप बताइए ना। उपचुनाव जनता के ऊपर इसलिए नहीं आया है कि हमें सत्ता में आना था। सुनील जी, जिस समय सरकार रिजल्ट आए थे विधानसभा चुनाव के, आम विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति थी? हमारे पास वोट प्रतिशत ज्यादा था, कांग्रेस के पास सीटों की संख्या ज्यादा थी। पूर्ण बहुमत था क्या इनके पास? नहीं, इनके पास नहीं था, हमारे पास भी नहीं था। अगर हमें जोड़ तोड़ करना होता, 15 साल के सत्ता में थे, सरकार के अंदर थे, ये तो राज्यपाल के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, केंद्र के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे। क्या अगर हमें वो सरकार बनानी होती सत्ता के, अगर हम इतने लालची होते तो क्या हम उस समय ये जोड़ तोड़ नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। हमने कभी ये काम नहीं करा, हम कभी इसका समर्थन नहीं करते। अटल जी के जमाने से इसका समर्थन नहीं करते हम। शिवराज जी आ गया है। तो हिदायत जी, क्या उपचुनाव का भार जनता पर कांग्रेस ने डाला है? सुनील जी सुनिए ना, हमने इन्हें सरकार चलाने का मौका दिया, जो लोग गए वो इनके छोड़ के गए और इन पे आरोप लगा के छोड़ के गए। चलो चलो बोलने वाले मुख्यमंत्री थे जो अपने मंत्रियों से नहीं मिल पाते थे। जिस व्यक्ति को अगर अपने यहाँ पर आंगनवाड़ी स्कूल के लिए काम हो, उस विधायक से नहीं मिल पाते थे। मंत्रियों फिर वही आरोप लगा रहे हैं सर, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हर मंच से यही कहते रहे कि मैंने विकास की बातें कही और विकास मुझे करने नहीं दिया गया, जिसके चलते मैं सड़क पर उतर गया हूं। तमाम आरोप सुन लिए गए सर। मैं रोकना चाहूंगा और फिरोज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए कि उपचुनाव का भार मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर किसने डाला है? देखिए, उपचुनाव का भार जो डाला है, ये जो विधायक गए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने सौदेबाजी करके जो सरकार गिराई है, ये उसका नतीजा है। ये तो जनता भी समझती है। अभी राहुल लोधी गए, वो इन पर आरोप लगा के गए कि 50 करोड़ में मुझे खरीदा जा रहा है। कितनी बार उन चैनल्स पे लगाया जी। जो इन पे आरोप लगाता है ये उसको रेड कारपेट बिछा के अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। अगर ये नहीं हुआ होता तो सरकार भी चलती रहती। चलिए ठीक है फिरोज जी, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, वक्त की मेरे पास कमी है। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि चलिए यदि कांग्रेस जीत जाती है तो आने वाले वक्त में फिर हमें दल बदल देखने को नहीं मिलेगा? क्या इस बात को कोई सुनिश्चित कर सकता है? देखिए, अगर दल बदल करना चाहेगी तो कांग्रेस भी कर सकती है। ये आप लोगों ने भी देखा है कि दो ने क्रॉस वोटिंग की, फिर 2 ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की। 4 अलग अलग विधायक थे वो। लेकिन ये होती है राजनीतिक सुचिता की बात। भारतीय जनता पार्टी करती थी उस सुचिता की बात, उसी की बात हम भी कहते हैं। तो हम विश्वास रखते हैं सुचिता की बात दोनों ही पार्टियों के द्वारा की जाती है, लेकिन फिलहाल राजनीति में सुचिता नजर नहीं आती है। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आमिर की ओर चलेंगे, हमारे साथ लगातार आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर, मैं समझना चाहूंगा, यदि हम आम जनता की बात करें तो आम जनता के दिलो दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्योंकि एक बार फिर उपचुनाव का भार जो है वो आम जनता पर डाला गया है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि किसी प्रत्याशी को चुना जाता है तो ये सोच के चुना जाता है कि आने वाले 5 साल तक वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा और मध्य प्रदेश को विकास की नई संभावनाओं तक पहुंचाएगा। लेकिन जब वो तस्वीरें धूमिल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं निराशा आम जनता के हाथ लगती है। देखिए, ये बात सच है कि जनता जो है अपना बहुत कीमती वोट देकर अपना नेता चुनती है, अपना विधायक चुनती है। अगर वही विधायक अगर दल बदल करता है तो वो काफ़ी चिंता की बात जनता के लिए होती है, क्योंकि फिर ये सीधा आरोप दूसरी पार्टी की ओर से लगाया जाता है कि पैसों में सौदा हुआ है और विधायक ने आपके वोट को बेचा है। तो ऐसा आरोप भी कांग्रेस पूरे उपचुनाव के प्रचार में करती नजर आ रही थी, जब हर मंच से, हर सभा से कांग्रेस का नेता ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि आपने जिस विधायक
विधायक को चुना था, जिस नेता को अपना विधायक चुना था, उसने आपके वोट को बेच दिया और आपके वोट की कीमत लगा दी। आपका वोट की जो कीमत है वो आपको विधायक से अदा चुकानी चाहिए और इसका जो है इनको सबक सिखाने के लिए उनके क्रॉस में वोटिंग करना चाहिए, यानी कांग्रेस को आप वोट दीजिए और जो दल बदल करके आपके बीच के आपके विधायक थे वो आपके सामने आ रहे हो तो उनको सबक सिखाने की जरूरत है। तो ये पूरा उपचुनाव इसी बीच में, इसी शब्दों के बीच में मंडराता रहा। उपचुनाव के बीच में देखने को मिला जहां दल बदलू और बिकाऊ टिकाऊ ऐसे नारे वहां पर बिल्कुल। लेकिन नजर आते आमिर, रहे। यदि मैं सीटों की यहां पर बात करूं तो कहा यह जा रहा है कि यदि सीटों की यहां पर बात करते हैं, आंकड़ों की हम बात करते हैं, तो आंकड़ों के फेर में बीजेपी ज्यादा आगे नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की यहां पर बात कर ली जाए तो कांग्रेस को लगभग तमाम सीटें जीतनी होंगी, तब जाकर वो सत्ता में एक बार फिर आ पाएगी। देखिए ये बात सच है, क्योंकि संख्या बल जो है वो कांग्रेस के पास कम है, जबकि बीजेपी के पास इनसे ज्यादा है, क्योंकि इनके 25 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस के। इसलिए जो है अब कांग्रेस को उपचुनाव में वापस सरकार बनाने के लिए पूरे ये 28 विधानसभा के उपचुनाव जीतने होंगे, यानी पूरी की पूरी सीटों पर एक साथ जीत हासिल करनी होगी, तभी जो है सत्ता के गलियारों तक कांग्रेस वापसी कर सकती है। जबकि बीजेपी को मात्र 9 सीटों की जरूरत है और जो है अभी देखने को मिला था हाल ही में कि राहुल लोधी जो कांग्रेस से विधायक थे उन्होंने भी इस्तीफा देकर बीजेपी को समर्थन कर दिया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी का पड़ला जरूर यहां पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं क्या कांग्रेस उन पर खरा उतरेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कोरोना महामारी जो कि तेजी से अपना असर जरूर दिखाती नजर आई, लेकिन इसके बीच भी मध्य प्रदेश की आम जनता और खासतौर पर 28 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो यहां पर बंपर वोटिंग हुई है। लेकिन देखना होगा कि 10 नवंबर को आखिर दिवाली किसकी मनती है और कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, या फिर यह कहा जा सकता है जिस तरह से बीजेपी के द्वारा मध्य प्रदेश को आगे ले जाया जा रहा है, एक बार फिर स्वर्णिम भविष्य मध्य प्रदेश का हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यदि कांग्रेस आती है तो एक बड़ा फेरबदल यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना यह भी होगा कि आम जनता ने वोट आखिर दिए हैं तो वो वोट किसको दिए हैं, 10 नवंबर तक का हमें इंतजार करना होगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।